नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और हर शाम 5 बजे की तरह आज हम लोग फिर हाजिर हैं अपने विचारों के साथ। जो नई WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 16 साल के बाद फिर से सितंबर 2021 में वो एयर क्वालिटी रिपोर्ट की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस निकाली। एयर क्वालिटी मतलब वायु की जो गुणात्मकता है उसके ऊपर मार्गनिर्देशिका निकाली है। और ये कई सालों के अध्ययन के बाद जो आंकड़े थे, जो अलग अलग देशों से वायु प्रदूषण को लेकर जो आंकड़े आ रहे थे और जो वैज्ञानिक तथ्य आ रहे थे, जो उनका बीमारी से लेकर स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है वायु प्रदूषण का और अलग अलग प्रदूषकों का, उसको वैज्ञानिक प्रमाण को मद्देनज़र रखते हुए उसने 16 साल बाद फिर से वायु की गुणात्मकता के ऊपर मार्ग निर्देशिका निकाली। और इस मार्ग निर्देशिका में उसने 16 साल के बाद क्यों निकाली? क्योंकि जो 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायुओं की गुणात्मकता के ऊपर जो मार्ग निर्देशिका 2005 में 16 साल पहले निकाली थी, उसमें जो स्तर बताए गए थे कि देखो ये जो सबसे खतरनाक घातक जो प्रदूषक हैं उनका अधिकतम स्तर क्या होना चाहिए वायु में, उससे ऊपर ना होना नहीं हो, ये सरकारें सुनिश्चित करें। तो वो स्तर जो अधिकतम सीमा बताई गई थी कि उसके ऊपर खतरा है, तो अब शोध पे ये निकल के आया है कि खतरा उस स्तर से कहीं नीचे है। कहने का मतलब ये है कि 2005 वाला जो अधिकतम सीमा बताई गई थी उन प्रदूषकों की, जहरीले प्रदूषकों की, वो सही नहीं थी। उस अधिकतम सीमा के तक भी स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव हो रहे थे, जानलेवा कुप्रभाव हो रहे थे। 70 लाख से ऊपर लोग दुनिया में वायु प्रदूषण से मरे एक साल में। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वायु प्रदूषण हम लोग इसी हवा में सांस लेते हैं। बहुत कम अमीर देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 2005 और 21 के बीच में उन्होंने अपनी वायु की गुणात्मकता ठीक कर ली है, थोड़ी सुधार ली है। ठीक नहीं कर ली, थोड़ी सुधार ली है। लेकिन अधिकांश देश दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे वायु की जो गुणात्मकता है वो गिरी है, वो कम हुई है, या बहुत ही नाम मात्र कुछ कार्य हुए हैं, जैसे कि ये मोटर कार के और मोटर वाहनों के का क्या रेगुलेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा। लेकिन अगर आप वायु की गुणात्मकता के पे जाएंगे, अगर आप ये देखेंगे कि वायु में कितने जहर हैं, तो आप पाएंगे कि भैया कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि जिस तरीके का विकास का मॉडल हम और आप, हमारी सरकारें, हम और आप जी रहे हैं और दोहन कर रहे हैं, और सरकारें उसको उद्योग के साथ मिलजुल के उसको जिस तरीके का हमें बता रही कि ये विकास है, उस विकास का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रदूषण करेंगे, जितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, उतने आप विकसित माने जाएंगे। जितना बड़ा घर होगा, कोठी होगी, जितने बड़ी बड़ी कारें होंगी, नई नई कारें होंगी, आप पुरानी कारें बेचिए, ज़बरदस्ती लोगों को 15-16 साल 20 साल वाली कारें बिकवा के नई कारें खरीदने को मजबूर करना, और जन स्वास्थ्य और जन यातायात को सुधारना नहीं, इस तरीके की जो नीतियां हैं उसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोग जल्दी से ये जान लें कि 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो वायु गुणात्मकता के ऊपर जो मार्ग निर्देशिका आई है, उसमें जो 6 प्रदूषक हैं घातक, सबसे घातक प्रदूषकों में से जो 6 हैं, उन सब के स्तर में को नीचे किया गया है। कि भैया जो 2005 में बताया गया था कि प्रदूषक यहाँ से ज़्यादा ना हो, तो उस स्तर पे भी वो घातक था, जानलेवा रोग उत्पन्न कर रहा था, असामयिक मृत्यु का कारक बन रहा था, तो उसके स्तर को भी नीचा किया गया है, कि बहुत नीचा तक लाया गया है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए तो पहले तो ये 6 प्रदूषक कौन से हैं? तो ये प्रदूषक हैं पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम लोग कणिका तत्व भी कहते हैं। कणिका तत्व 2.5 और कणिका तत्व 10। तो कणिका तत्व पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, 2.5 और 10, 2.5 और 10, ये 2 कणिका तत्व वाला जो पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 और PM 10, ये हम लोग जानते ही हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है।
जिसका मतलब है कि कैंसर उत्पन्न करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण को और PM2 पार्टिकुलेट मैटर को, कणिका तत्व को कैंसर उत्पन्न करने वाला प्रदूषक मानता है, उसको कार्सिनोजेनिक की श्रेणी में रखा गया है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये 2 प्रदूषक हैं। इनके अलावा 4 और हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कुल मिला के 6 ऐसे प्रदूषक हैं जो मुख्य तौर पे, जिनकी मात्रा जो 2005 में बताई गई थी कि इससे ज़्यादा नहीं हो हवा में वरना जानलेवा ख़तरा है, तो वो मात्रा ज़्यादा थी 2005 वाली, वो सही नहीं थी। 2021 में जो अधिकतम स्तर है इन प्रदूषकों का, उसको काफ़ी कम करा गया है। अभी मैं बता रहा हूँ कि इतना करा गया है, और काफ़ी कम किया गया है कि सरकारें ये सुनिश्चित करें कि ये 2021 वाले दर पे ये 6 प्रदूषक रहें, जिससे कि उनकी जनता को जो हवा में सांस ले रही है उसको वो ऐसी जानलेवा बीमारी ना हो जिससे बचाव मुमकिन है और असामयिक मृत्यु भी ना झेलनी पड़े। तो जैसे PM2.5 ले लीजिए, तो PM2.5 का स्तर 2005 में दोस्तों 10 था, बताया गया था सालाना जो औसत निकले, और जो 2021 में उसको 5 कर दिया गया है, ठीक है। और uसी तरीके से अगर आप PM10 देखेंगे, जिसका मतलब है कणिका तत्व 10, उसको देखेंगे तो वो अब 15 कर दी गई है, और पहले PM2.5 का जो स्तर था उसको हम लोगों ने 20 बताया था, तो 20 से 15 कर दी गई PM10। PM2.5 जो जितनी थी 2005 में, उसका आधा कर दिया गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, तो वो पहले जितनी 2005 में जो बताई गई थी उसकी 1/10वां हिस्सा कर दिया गया। 2005 में 100 बताया गया था कि 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए हवा में, और 2021 में जो आया है कि भैया 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए वरना जानलेवा असर हो सकता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो पहले 2005 में हम लोगों ने 60 थी शायद या 100 थी, उसको 40 कर दिया गया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को 4 और ओजोन को 100। तो ये और हम लोग ये भी जान लें कि जो घातक परिणाम होते हैं, कि ये मुझे भी यही लगता था कि फेफड़े का कैंसर सबसे ख़तरनाक, जो सबसे घातक कैंसरों में सबसे घातक कैंसर जो है वो फेफड़े का कैंसर है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, जो मैंने नहीं पढ़ी थी, मेरी अज्ञानता है, कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हृदय रोग, रक्त वाहिनी वाले रोग, जैसे कि हृदय रोग, हार्ट अटैक, जैसे कि पक्षाघात, ये सब का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ख़तरा वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में मुख्य रूप से 2 कैटेगरी हैं। एक है जो हृदय रोग और रक्त वाहिनी या रक्त का जो संचार है उससे संबंधित रोग, और दूसरा है श्वास संबंधी रोग, जैसे कि दमा, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, और जैसे कि और अन्य प्रकार की बीमारियां, निमोनिया आदि सब। बच्चों के ऊपर, गर्भवती महिलाओं के ऊपर और वृद्ध लोगों के ऊपर भी बहुत ख़राब असर देखने को मिलता है। ऐसे हर देश से प्रमाण है, ढेरों आंकड़े, ढेरों प्रमाण। मैं ज़रूर आपसे विनती करूंगा कि आप जाइए, इस बहुत मोटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें अगर संभव हो, आपके पास साधन हो, और उसको अंग्रेज़ी में है लेकिन उसे पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आँख खोलने वाली हैं। जैसे कि सरकारें हमारी किसानों के पराली जलाने के ऊपर उसको कानूनन जुर्म बनाया है, जेल और उसको सज़ाएं बताई गई हैं, लेकिन वाहन को प्रदूषण चलाने वाले जो चल रहे हैं उसका क्या असर होता है इन 6 प्रदूषकों के ऊपर, जो घातक प्रदूषक हैं। PM2.5, PM10, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। 6 को अगर आप देख लीजिए तो सबसे पहला कारण जो लिखा हुआ है वो है कि जो ईंधन का जो दहन होता है वो सबसे बड़ा कारण।
ईंधन दहन कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल में होता है, मोटर वाहन और इस सब में होता है, और भी जगह होता है, जैसे कि उद्योग में होता है, कुछ लोग घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन दहन का, और कृषि में भी होता है, ऊर्जा बनाने में होता है। लेकिन कृषि सबसे अंत में लिखी है WHO की, अगर आप रिपोर्ट में जाइए। और तो ज़रूरी है कि हमारे और कि सरकारें उद्योग द्वारा बताए हुए झूठे और बाज़ारू समाधान के ऊपर ना जाएं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार। भाई सारी कारों को पेट्रोल डीजल वाली कारें हटाकर इलेक्ट्रिक कारें कर देंगे, ये समाधान नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2.7% लोग कार पे चलते हैं भारत के सेंसस के हिसाब से, आखिरी सेंसस होगा। तो बाकी 97% कहाँ जाएंगे? वो कैसे चलेंगे? तो समाधान तो ये है कि आप पूरे 100% आबादी के लिए ऐसे जन यातायात परिवहन, सार्वजनिक परिवहन इस तरीके का होना चाहिए कि आरामदायक हो, हर समय उपलब्ध हो, हर एक की ज़रूरत को देखते हुए उपलब्ध हो। उदाहरण के तौर पे जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं या उन्हें ज़रूरत है उनको हो, वो वृद्ध हुए, महिलाएं हुई और अन्य प्रकार के जो शोषित वर्ग हैं, सबके लिए, अमीर गरीब सबके लिए एक आरामदायक जन परिवहन यातायात आवागमन के लिए होनी चाहिए। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि निजी वाहन रखना ही एक बहुत बड़ा बवाल है, ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए निजी वाहन की। और अनेक देशों में ऐसा है, वहाँ निजी वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकारों ने नीतियाँ ऐसी बनाई हैं कि वो आपको डिस्करेज करती हैं, आपको प्रोत्साहित नहीं करती हैं, आपको उल्टा आपका प्रोत्साहन कम करती हैं कि आप मत लीजिए निजी वाहन, क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने सरल, इतनी सुविधाजनक, इतनी आरामदायक, इतनी बढ़िया उन्होंने जन यातायात सेवा बना रखी है। तो ऐसे बाज़ारू साधनों को सरकार ना सुने, उद्योग की ऐसे कदम उठाए कि हम और आप जिस तरह का ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इन प्रदूषण कम से कम कर रहे हों, और हमारी जो जीवन शैली है और जो हम लोग का रोज़गार है उसमें भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो या कम से कम हो, और हम लोग पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये तो परमानेंट लॉकडाउन वाली स्थिति हो जाएगी। हम लोग खुद ही अपना सर्वनाश करे जा रहे हैं और अनावश्यक झेल रहे हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने दृष्टिकोण में ये बात बताई थी कि कुछ हफ्ते पहले कि अगस्त 2021 में शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, एनर्जी नीति जो उनका इंस्टीट्यूट है, उसमें उसकी रिपोर्ट जो थी, उसने पूरी दुनिया की वायु गुणात्मकता के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी थी, और उसमें ये निकल के आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में कनिका तत्व का सबसे खतरनाक स्तर भारत देश में था। उसमें ये भी निकल के आया था कि भारत की 40% जनता, 40% आबादी हमारे देश की, उसकी जो औसत संभावित जीवन आयु है वो करीब 9 साल कम होती है। तो आप सोचिए, तो जो विकास ने जो लाभ किया है कि हम लोग जो औसत संभावित जीवन आयु है वो बढ़े, लोग अधिक, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, विकास बढ़ा है लोगों का, तो औसत जीवन आयु भी हर देश में, अधिकांश देशों में बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है। तो वो जो लाभ हुए हैं विकास के, क्योंकि विकास सही तरीके का नहीं था, तो उसका दूसरा खामियाजा क्या है कि जो लाभ हुआ है वो पलट रहा है। तो आप एक तरफ लाभ ला रहे हैं कि हम औसत जो जीवन आयु है वो हमने देखिए बढ़ा दी, दूसरी तरफ वायु प्रदूषण जैसे पापों से के कारण हम लोग की जीवन आयु, मैं भारत में हूँ इस समय वर्तमान में, वहाँ उसमें जीवन आयु हमारी 9 साल कम हो जाएगी 40% आबादी की, क्योंकि वो प्रदूषित वायु में सांस ले रही है या ले रहा है। और सबसे ख़राब, पूरे भारत में सबसे ख़राब प्रदेशों में शामिल हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश, वायु की गुणात्मकता देखते हुए। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में जो औसत कनिका तत्व, जहरीला कैंसर उत्पन्न करने वाला जो कनिका तत्व है, उसका जो स्तर था वो बहुत ही ख़तरनाक पाया गया, 7 गुने से भी ज़्यादा पाया गया अनेक शहरों में। लखनऊ में मैं जहाँ अभी वर्तमान में हूँ, वहाँ पे जो औसत जीवन आयु है, वो औसत संभावित जीवन आयु वो लखनऊ वासियों की 11.1
11.1 ईयर्स साल कम हो गई हो जाएगी, क्योंकि वायु इतनी प्रदूषित है जिस वायु में हम और आप सांस ले रहे हैं लखनऊ में। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोगों ने कितना नारकीय स्थिति उत्पन्न कर ली है, और इसको हम लोग विकास का नाम दे रहे हैं, सो कॉल्ड विकास। तो ये विकास तो नहीं है कि एक तरफ हम लोग मोटर कारें बढ़वाएं, एक तरफ हम लोग ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दें जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हो, और जिस तरीके की ज़िंदगी शहर में हम और आप जी रहे हैं, उस तरीके की ज़िंदगी अगर आप देखेंगे ध्यान से, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का कहीं ज़्यादा दोहन होता है। जितनी बिजली मुझे चाहिए, जितना पानी मुझे चाहिए नलके में, जिस तरीके की ऊर्जा चाहिए और जिस तरीके का पूरी व्यवस्था है, उसमें मैं कहीं ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा हूँ और प्रदूषित कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। अगर आप गांव में रहने वाले एक किसान से मुझे कंपेयर करके देखिए, और किसान कहीं मेहनत का काम भी कर रही है, क्योंकि वो तो जीवन को संचारित करने वाली भोजन को उत्पन्न कर रही है। तो कौन ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही है और कौन ज़्यादा सतत विकास की तरह से जीवन यापन कर रहा है? मैं या वो गांव में रहने वाले ग्रामीण भाई लोग, बहन लोग? ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके की दुनिया चाहते हैं। क्या हम लोग चंद उद्योग के लिए कि हमारे यहाँ के अंबानी अदानी और अमीर होते चले जाएं और बाकी जनता का कल्याण हो जाए, वो इस तरीके की गैर बराबरी वाली व्यवस्था चाहते हैं, या हम लोग एक ऐसी बराबरी की व्यवस्था चाहते हैं जहाँ हर कोई अमीर गरीब किसी का भी शोषण ना हो रहा हो, और वो जो मूलभूत भौतिक जो ज़रूरतें हैं इंसान की एक ज़िंदगी जीने की, वो सब पूरी हो रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए वो हो, और पृथ्वी का नाश ना हो रहा हो। तो सामाजिक न्याय के रूप से और पर्यावरण के रूप से जो हितकारी है, ऐसी व्यवस्था चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। तो इसी बात के साथ मैं आज का ये CNS दृष्टिकोण यहीं पे समाप्त करूँगा, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपसे रूबरू होंगे अपने विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे।